क्लास है। ये टेस्ट पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट 12th और टेस्ट नंबर 12th है और डेट हुआ है ये 11 जुलाई को। तो आइए हम इस पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब होता है क्या, कैटेगरी, रैंक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सॉन डज नॉट बिलोंग टू द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सफिक्स स्टैंडर्डाइज्ड बाय ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। पहला बोल रहा है डाइकोटाइलिडनी, ये डाइकोटाइलिडनी क्लास है। क्लोरोफाइसी क्लास है। टेरिडोफाइटा ये क्लास नहीं है, ये डिवीजन है। डिवीजन मतलब जैसे प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फाइलम के जगह डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिवीजन है। अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम को यानी किंगडम प्लांटी, इसको हम दो सब किंगडम में डिवाइड कर दें, ये सब किंगडम हो जाएगा। तो इसको डिवाइड क्लासिफाई करते हैं। एक तो वैसे प्लांट, जैसे प्लांट किंगडम है तो इसका मतलब हुआ ना कि इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट आता है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स। और मल्टी सेलुलर प्लांट्स को हम लोग मेटाफाइटा कहते हैं, मेटाफाइटा हो गया। अब देखिए सब किंगडम एक होता है क्रिप्टोगेम्स, ये भी सब किंगडम होगा और ये भी सब किंगडम होगा। तो एक तो हो गया क्रिप्टोगेमी और दूसरा सब किंगडम होता है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी हम सभी जानते हैं कि इसमें सीडलेस प्लांट होता है, सीडलेस, और ये सीडेड प्लांट है। तो ये जो क्रिप्टोगेमी ये तो सब किंगडम है, किंगडम के बाद सब किंगडम, और इसके नीचे आएगा फाइलम, यानी प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फाइलम के इक्विवेलेंट रैंक होता है डिवीजन। तो इसको हम बांटते हैं डिवीजन्स में, ये अब हो जाएगा डिवीजन जो कि इक्विवेलेंट है एनिमल के क्लासिफिकेशन के फाइलम में। तो डिवीजन कर देंगे, थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा में दो ग्रुप आ जाएंगे, दो क्लास आ जाएगा, एक तो अलगी और दूसरा फंजाई। दूसरा आएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी डिवीजन हो गया। और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। और ये फेनेरोगेम्स में दो डिवीजन, दो डिवीजन मतलब फिर समझ लीजिए ये एनिमल के क्लासिफिकेशन का इक्विवेलेंट है फाइलम के, तो ये भी हो जाएगा डिवीजन। अब ये डिवीजन कौन होता है, एक तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी नेकेड सीड वाला, और एंजियोस्पर्मी कवर्ड सीड वाला, जो फल के अंदर सीड होता है, एंजियोस्पर्मी। तो क्या हो गया, इसमें सवाल में है कि डाइकोटाइलिडनी, तो डाइकोटाइलिडनी इसमें कहीं डिवीजन लेवल तक नहीं आया, इसलिए हम छोड़ देते हैं। अगर हम इसको डाइकोटाइलिडनी करेंगे तो फिर इसमें यहाँ आ जाएगा क्लास, इसको डिवाइड करेंगे तो क्लास मोनोकोटाइलिडनी और डाइकोटाइलिडनी आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्लास जिंकोफाइटा, नेटोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, साइकेडोफाइटा आएगा। तो ये क्लास है। लेकिन टेरिडोफाइटा अगर देखते हैं तो यहाँ पर मिल गया ना हमारे को डिवीजन, यानी बाकी सब क्लास दिया हुआ है और एक है सिर्फ टेरिडोफाइटा, वो डिवीजन का रैंक है, इसलिए ये तीनों क्लास से हट के ऊपर का रैंक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से में कौन नहीं आएगा। ये जो लास्ट में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो गया डाइकोटाइलिडनी क्लास हो गया, क्लोरोफाइसी क्लास हो गया, टेरिडोफाइटा डिवीजन हो गया, और ये है ब्रायोप्सीडा, ये भी इसका क्लास है, ये ब्रायोफाइटा का क्लास है। ब्रायोप्सीडा जिसमें मॉस आता है, हिपैटोप्सीडा जिसमें लीवर ओट्स आता है,
या फिर एंथेरोसीडा जिसमें हॉर्नवुड्स आता है। तो ये सारे क्लास हैं, यानी इसका आंसर कौन निकल के आ गया? सी। अब चलिए 137 नंबर बात करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट मैच। ग्रिगोरियस पेस्ट, लोकस्टा को कहते हैं, लोकस्ट सही है ये। लिविंग फॉसिल लिमुलस है, ये भी सही है। पॉर्लोस्टर पिनैक्टेडा को कहते हैं, ये भी सही है। एंजल फिश ये गड़बड़ है, ये एंजल फिश बीटा को नहीं कहते, एंजल फिश टेरोफाइलम होता है। एंजल फिश कहते हैं, एंजल फिश मतलब टेरोफाइलम, टेरोफाइलम। और बीटा का नाम है, ये एक्वेरियम फिशेस हैं। बीटा जो है ना ये फाइटिंग फिश है, इसको भी एक्वेरियम में रखते हैं हम। ये फाइटिंग फिश है। ये दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्वेरियम फिश के एग्जाम्पल में। एक्वेरियम फिश, ये एंजल फिश जो है वो चपटी चपटी उसकी बॉडी होती है, ट्रायंगुलर। और ये बीटा एक एक्वेरियम में एक ही रख पाएंगे, दो रखेंगे तो आपस में लड़ने लगता है तब तक जब तक एक मरेगा नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं फाइटिंग फिश है, नीले रंग का होता है, मोर के कलर का। अब आइए 138 पर बात करते हैं। पाइकिलोथर्म्स, पाइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड। डाइकोंडाइलिक स्कल यानी दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओविपेरस एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो कोल्ड ब्लडेड कौन कौन है अगर हम वर्टिब्रेट्स में बात करें, क्योंकि इसमें दिया हुआ है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। तो फिशेस तो दिया हुआ भी नहीं है, फिशेस को छोड़ देते हैं। एम्फीबिया और रेप्टिलिया ये दो कोल्ड ब्लडेड है। तो अब तो तय बात हो गया कि पहला पॉइंट से दो का बात समझ जाएंगे, या तो इसका आंसर एम्फीबिया होगा या रेप्टिलिया होगा। अब डाइकोंडाइलिक स्कल लगाइए, तो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में होता है मोनोकोंडाइलिक स्कल। डाइकोंडाइलिक स्कल किस किस में होता है समझ लीजिए, एम्फीबिया और मैमेलिया में। रेप्टिलिया और एवीज में होता है मोनोकोंडाइलिक स्कल। तो यह पहले हमने जो पहला ऑप्शन देखा, पहला पॉइंट देखा पाइकिलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एवीज और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड है, इसलिए तो यहीं से छट गया। अब बचा दो बचा कौन? एम्फीबियंस और रेप्टिलिया। अब दूसरा कैरेक्टर जैसे ही देखें हमने डाइकोंडाइलिक स्कल, तो हम समझ गए एम्फीबिया है, रेप्टिलिया नहीं है, यानी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। 139 हाइंड विंग्स ऑफ कॉकरोच आर। कॉकरोच में दो विंग्स होता है, हमें सबको पता है। ये कॉकरोच का हम थोरैक्स लेते हैं, 3 सेगमेंट है, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट और 3 सेगमेंट। ये इसका थोरैक्स है, इधर एब्डोमेन है। अब ये प्रोथोरैक्स बोलते हैं T1 को, T2 मीजोथोरैक्स, T3 मेटाथोरैक्स। एक पेयर विंग इसमें होता है, लेकिन ये विंग बहुत मोटा होता है, लेदरी होता है। ये प्रोटेक्शन तो देता है लेकिन इसको उड़ने में हेल्प नहीं करता। इसे टेगमिना या एलिट्रा कहते हैं। दूसरा मेटाथोरैक्स से एक पेयर विंग निकलता है, ये पतला होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जैसा, और यही इसका फ्लाइंग विंग्स है। तो ये आगे का विंग 4 विंग्स हो गया, ये पीछे का विंग हाइंड विंग्स हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि हाइंड विंग्स ऑफ कॉकरोच आर कैसा होगा, तो हमने कहा ये हाइंड विंग्स ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि 4 विंग्स लेदरी और थिक ओपेक होता है। हाइंड विंग्स फ्लाइंग विंग है, जबकि 4 विंग ये जिसको हम टेगमिना एलिट्रा कहते हैं ये प्रोटेक्टिव है। यानी आंसर हो गया ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 140 पर आते हैं। आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, हमारे ब्लड प्लाज्मा में आयरन ट्रांसपोर्टिंग जो आयरन ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन है, ये एक तरह का, जब हम लोग ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं तो बोलते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन 3 तरह का, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो बीटा ग्लोब्यूलिन है वो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, और वो ही ट्रांसफेरिन प्रोटीन आयरन ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि अल्फा ग्लोब्यूलिन जो है
वो सेल्यूलोप्लाज्मिन है, वो कॉपर ट्रांसपोर्ट करती है, और गामा ग्लोब्यूलिन जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, जिसे हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम इन सिल्कवर्म। देखिए सिल्कवर्म या मॉथ में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। इन सिल्कवर्म, ये सिल्कवर्म में मेल जो होता है ये होमोगैमेटिक होता है, इसमें ऑटोसोम का पेयर प्लस जेड है, और फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है, यानी फीमेल जो होती है ऑटोसोम का पेयर प्लस जेड और डब्लू। तो ये फीमेल में हाफ गैमिट बनेगी जेड वाली, हाफ डब्लू वाली, यानी कि फीमेल हेट्रोगैमेटी है, और मेल में सारे गैमिट में ऑटोसोम आधा प्लस जेड होंगे, तो ये होमोगैमेटी हो गया। जबकि इसके गैमिट देखिए दो तरह का बना, ए प्लस जेड और ये ए प्लस डब्लू, यानी इसका आंसर हो गया 141 का सी। 142, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, these tissues are organized in a specific proportion and pattern to form an। सब साहब चारों तरह का टिश्यू बोल रहा है, इपिथेलियम भी है, कनेक्टिव भी है, मस्कुलर भी है, नर्वस भी है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं? ऑर्गन, यानी इसमें लिख रहा है ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सारे ऑर्गन ही तो बन गए। क्वेश्चन नंबर 143 है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन्स इज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यही गड़बड़ कह रहा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं है ये। इंटरफेरॉन जो हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फैलता है, ये साइटोकाइन बैरियर है। ऐसा ही साइटोकाइन बैरियर हमारे टी लिम्फोसाइट से भी रिलीज होता है, और उसे कहते हैं हम लोग इंटरल्यूकिन्स, जो इंटरल्यूकिन बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं बल्कि ये साइटोकाइन बैरियर है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है, टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये बात सही कह रहा है। टी लिम्फोसाइट जिसमें खास तौर पर किलर टी सेल जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप करता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट स्नेक वेनम इज ए टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये भी गलत बात है। सांप काटता है तो उसका पॉइजन को वेनम कहते हैं, उससे बचाने के लिए हम पहले से एंटी वेनम, जो कि जानवरों के खास तौर पर जैसे घोड़े के शरीर में डाल करके उसके अंदर वो एंटीबॉडी बनवा लेते हैं, जिसे हम लोग एंटी वेनम कहते हैं। यानी हमने तो बाहर से बनाया हुआ एंटी वेनम डाला है, तो बाहर से डायरेक्ट जब एंटीबॉडी डालते हैं तो वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होता, वो पैसिव इम्यूनिटी होता है। एक्टिव इम्यूनिटी तब होता है जब हमारे ही शरीर का कोई सेल ने एंटीबॉडीज बनाया है। तो ये एंटी वेनम वाली बात भी गलत हो गई। और फोर्थ है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन आर IgA, ये भी गलत है। एलर्जिक रिएक्शन में IgE प्रोड्यूस होता है, हालांकि ये IgE मतलब एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे कम मात्रा में होता है, 0.005%। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही मिला सेकेंड नंबर में जो हमने पढ़ा। तो सेकेंड नंबर में स्टेटमेंट सही है, ये ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है सेकेंड एलोन इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? एजर्सन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। पहला कह रहा है नियरली 99% ऑफ एनिमल्स आर थर्मोकन्फॉर्मर। थर्मोकन्फॉर्मर का मतलब कोल्ड ब्लडेड, पाइकिलोथर्म्स यानी एक्टोथर्म्स, जिसके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। दुनिया के सारे एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड हैं, सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर। तो अबाउट 99% हो गए। और रीजन कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट जो रीजन में कह रहा है वो सच एनिमल्स आर पाइकिलोथर्मल, तो है ही वो पाइकिलोथर्मल, उसी को एक्टोथर्मल कहते हैं, उसी को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, उसी को पाइकिलोथर्मल कहते हैं। तो ये भी से इसमें दोनों सही हो गया। 145 फिर वैसा ही क्वेश्चन है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, बिल्कुल सही बात है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। जीन ये बी है और ये सी है,
और दूसरे क्रोमोसोम पर जीन ए है और ये डी है। तो ये जितना नज़दीक है इसमें क्रॉसिंग ओवर का चांस उतना कम होगा, लिंकेज का चांस उतना ज़्यादा होगा। इस यानी इन दो केस में देखेंगे तो इस वाले में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, इस वाले में क्रॉसिंग ओवर कम, इसमें लिंकेज कम होगा, इसमें लिंकेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही, अपोजिट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट करा रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैप यूनिट एंड इक्वल टू क्रॉसओवर। बिल्कुल, अगर ये बी और सी के बीच 10% क्रॉसओवर हो रहा है तो इसका मतलब है इस बी और सी के बीच मैप यूनिट होगा 10 मैप यूनिट। सो इसमें भी दोनों बात सही हो गया। 146 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? पहला कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीज्ड इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, हम पॉपुलेशन ग्रोथ जब कभी भी काउंट करते हैं तो एरिया और टाइम डिसाइड करके, कि मान लेते हैं देहरादून का पॉपुलेशन इतना है तो, और देहरादून का पॉपुलेशन कब के टाइम में, तो उसमें इस टाइम प्रेजेंट टाइम जो काउंट करेंगे उसमें होगा, और देहरादून एरिया फिक्स हो गया तो प्रेजेंट टाइम का लेते हैं और जो पर्टिकुलर एरिया होता है। तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है इट डिपेंड्स अपॉन नेटलिटी, नेटलिटी मतलब बर्थ रेट, और इमाइग्रेशन मतलब जो बाहर से लोग इस पॉपुलेशन में आए हैं। नहीं, सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं करता, केवल बर्थ रेट पर डिपेंड नहीं करता, डेथ रेट भी होता है। कितने लोग पैदा हुए प्लस कितने लोग बाहर से आए, यानी कितना इमाइग्रेशन हुआ, उनमें से माइनस हो जाएगा कितने लोग का डेथ हुआ और कितने लोग यहाँ से इस पॉपुलेशन से बाहर गए। अब जो रिजल्ट बचेगा वो होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इसमें पहले एक ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि डिपेंड्स अपॉन नेटलिटी एंड इमाइग्रेशन ओनली, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है नेटलिटी, मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन पर। 147 ड्रग्स यूज टू क्विक रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। क्विक रिड्यूस करना है तो क्विक रिड्यूस करने में आपको स्टेरॉइड चढ़ाना पड़ेगा या एड्रीनलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। स्लोली रिड्यूस हो, अगर नॉर्मली रिड्यूस है तब एंटीहिस्टामिन ड्रग्स भी चलता है, लेकिन क्विक रिड्यूस करना है यानी बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन हो गया है, एलर्जेटिक रिएक्शन हो गया है, तो हमें एड्रीनलिन देते हैं या स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में वो हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, वही हार्मोन स्टेरॉइड के रूप में यूज होता है। 148 रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ वोमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाई। अब वोमिटिंग इनवॉलंटरी एक्शन है और इनवॉलंटरी का सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। 149 रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अब आप लोगों के पास ये है डायग्राम दिया हुआ है, ए में है, ए दिया हुआ है डेंड्राइट है वो, बी जो है वो साइटोन है यानी सेल बॉडी है, यानी इसी को पेरिकैरियोन कहते हैं या इसी को सोमा कहते हैं। तो ए हो गया डेंड्राइट। अब अगर हम ए से छांटते हैं तो ऐसे भी अलग हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन में ए में एक जोन दिया हुआ है तो ये तो आंसर में आएगा नहीं। बी ऑप्शन में ए डेंड्राइट है और सी ऑप्शन में ए डेंड्राइट है, यानी बी और सी में ही कोई होगा, क्योंकि डी में भी ए ऑप्शन में सिनेप्टिक नॉब है। अब हम दो ए और डी को हटा देते हैं, अब सिर्फ हमें बी और सी पर विचार करनी है। तो बी, ए हो गया डेंड्राइट, दोनों में है। बी है सेल बॉडी, बी सेल बॉडी। अब सेल यहाँ बी के जगह एक जोन दिया हुआ है, यानी इसमें तो बी भी खत्म हो गया, बी ऑप्शन बच कौन गया, सी। इतना ही से निकल गया आंसर, सी हो जाएगा। 150 मार्क द स्टेज दैट अपीयर्स जस्ट क्लोजर टू द सेमीलुनर वाल्व ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। अच्छा, कार्डियक साइकिल में हम विचार कर लें, ये हार्ट है, ये हार्ट का एट्रियम यानी ऑरिकल्स हैं और ये वेंट्रिकल्स हैं। हम सभी जानते हैं यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है,
और यहाँ इसके अंदर में सेमी लूनर वाल्व होता है। इधर सेमी लूनर वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। किधर? ये राइट ऑरिकिल है, इधर राइट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट ऑरिकिल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। बाइकस्पिड वाल्व को ही हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, याद रहना चाहिए। किधर है? लेफ्ट साइड में, मिट्रल वाल्व। अब देखिए, जब ऑरिकिल कंट्रैक्ट करता है तो एट्रियल प्रेशर बढ़ता है, और एट्रियल प्रेशर बढ़ने के साथ ये जो इसमें ब्लड है, इम्प्योर ब्लड और इसमें प्योर ब्लड, ये फोर्स हो जाता है। ये इम्प्योर और प्योर ब्लड फोर्स होकर वेंट्रिकल में आता है, क्योंकि ज्वाइंट डायस्टोलिक स्टेज में ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज में भी खुला हुआ रहता है, बंद नहीं रहता। इसलिए ब्लड इसमें डायरेक्ट आता है, इधर इम्प्योर ब्लड, इधर प्योर ब्लड, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड नीचे गिरता रहता है। हालांकि ऑरिकल्स में डायरेक्ट ब्लड आता है, इसलिए पहले राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल भरता है, और इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए आता है क्योंकि ये तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुला हुआ है, पर ये इसका जो ये मुंह है ये ऐसे सिकुड़ा हुआ रहता है, तो इधर से टपकता रहता है। अब जिस समय ये फोर्सफुली कंट्रैक्शन करेगा, ऑरिकल सिस्टोल होगा, उस समय ये मुंह यूं खुल जाता है, तो फोर्सफुली इसमें से इम्प्योर ब्लड आ जाता है RA से RB में, और प्योर ब्लड आ जाता है LA से LB में। अब इसके बाद यहाँ पर AV नोड है, यहाँ SA नोड है, ये पेस मेकर है, ये पेस सेटर है। पहला कंट्रैक्शन तो यहीं से शुरू होता है। जब ये AV नोड स्टिमुलेट होता है और बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये कंट्रैक्शन वेव वेंट्रिकल में आता है और पुर्किंजे फाइबर की मदद से फैलता है, तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, विथ बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद होने से फायदा ये हुआ कि वेंट्रिकल से लौट के ब्लड ऑरिकल में नहीं जाए। वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने के साथ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, लब। लेकिन इसी प्रेशर के बढ़ने से इसके अंदर से जो सेमी लूनर वाल्व है वो खुलती है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और यहाँ से प्योर ब्लड फोर्स हो जाता है एट्रिया के थ्रू बॉडी पार्ट्स में, और इम्प्योर ब्लड फोर्स हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स तक। उसके बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शुरू होता है। जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शुरू हुआ, यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शुरू हुआ, तो वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर घटने लगा और वॉल्यूम बढ़ने लगा। प्रेशर घटने से ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है फिर नीचे खिसक जाएगा, यानी ये दोनों ओपन हो जाएगा। लेकिन ये सेमी लूनर वाल्व जो खुल गया था वो बंद हो जाएगा। इसके बंद होने से फायदा ये होता है कि इन पल्मोनरी ट्रंक या एट्रिया से ब्लड लौट के वेंट्रिकल में ना आए। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शुरू होता है, ये सेमी लूनर वाल्व बंद हो जाता है, और बंद होने से सेकेंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होता है। जबकि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शुरू होने पर ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व नीचे खिसक जाता है, यानी फूल जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क द स्टेज दैट अपीयर जस्ट क्लोजर टू द सेमी लूनर वाल्व ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। सेमी लूनर वाल्व से रिलेटेड, तो सेमी लूनर वाल्व पर असर कब बड़ा? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हुआ तभी वो क्लोज हुआ है। 151 ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन फिल्ट्रेट मूव्स हाउ मेनी टाइम्स इन द विड्थ ऑफ किडनी। ध्यान रखना है, किडनी में कितना बार फिल्ट्रेट इधर से उधर जाता है। तो फिल्ट्रेट जाता है किसमें? बोमेन्स कैप्सूल में। अब बोमेन्स कैप्सूल ये है हमारा, ये बोमेन्स कैप्सूल ये है, और ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। ये PCT है, ये हेनेल्स लूप है। ये हेनेल्स लूप का थिन सेगमेंट है। हम सबको पता है कि
इसका जो ये एरिया है ये DCT है और ये कलेक्टिंग डक्ट्यूल है और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट है। अगर हम देखें तो ये इस टाइप से पार्ट है, इधर रेनल कॉर्टेक्स है और ये पोर्शन रेनल मेडुला में है, यानी किडनी के अंदर वाले हिस्सा में रेनल मेडुला। अब जरा सोचिए, फिल्ट्रेट आया इसमें से ऐसे, ये चला, यहां देखिए कॉर्टेक्स से मेडुला में आ गया, ये कॉर्टेक्स से मेडुला में आ गया, यानी कितने बार एक एरिया चेंज हुआ? एक बार, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। अब ये फिल्ट्रेट जा रहा है इधर, कहां गया ये? फ्रॉम मेडुला टू कॉर्टेक्स, दूसरा बार हो गया। अब ये कॉर्टेक्स में घूम रहा है, ये कॉर्टेक्स में घूम रहा है, लेकिन अब कहां आ गया? ये फिर से आ गया कॉर्टेक्स से मेडुला में, यानी कितने बार मूव किया इस जोन से उस जोन में? 3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह पूछ ही रहा है कि ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन फिल्ट्रेट मूव्स हाउ मेनी टाइम्स इन द विड्थ, विड्थ तो यही हो गया, इन द विड्थ ऑफ किडनी, तो आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। 152 द प्रिंसिपल एस्ट्रोजन सेक्रेटेड बाय ओवरीज। देखिए ओवरी से जो एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है वो एस्ट्राडियोल है। और एक और बात जान लीजिए, टेस्टिस से भी एंड्रोजन सेक्रेट होता है, टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल से, लेडिक सेल से। टेस्टिस वाला जो एंड्रोजन है वो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। हमें यहां ओवरी वाले एस्ट्रोजन की बात कर रहा है तो यह है एस्ट्राडियोल। 153 द थायरॉइड ग्लैंड इज सर्जिकली रिमूव्ड। थायरॉइड को बाहर निकाल दिया गया है। व्हिच ऑफ दीज विल नॉट अकर। अब थायरॉइड को बाहर निकाल दिया गया, थायरॉइड को ही निकाल दिया गया, तो समझ लीजिए थायरॉइड ग्लैंड से 2 तरह का हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉइड हार्मोन्स ये 2 हैं, एक थायरॉक्सिन जिसमें 2 टाइप है, T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 टेट्राआइडोथायरोनिन। हालांकि दोनों का प्रभाव सेम है, T3 ज़्यादा प्रभावशाली है लेकिन काम दोनों का सेम है। और दूसरा ये जो बीच बीच में पाराफॉलिकुलर सेल होते हैं उससे सेक्रेट होता है कैल्सिटोनिन। हमें समझना है, इनका अगर काम हमारे को याद होगा और इनका काम याद होगा तो इसका ऑप्शन समझ जाएंगे। एक इसका काम समझ लेते हैं, इसका इफेक्ट्स ये है कि इंक्रीज करता है ये मेटाबॉलिज्म को। दूसरा ये टिश्यू डिफरेंशिएशन कराता है, टिश्यू डिफरेंशिएशन। ये फैट को ब्रेक करता है, फैट मेटाबॉलिज्म। ये जब हम मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने का मतलब बोल दे रहे हैं तो समझ लीजिए हार्ट बीट के रेट को भी बढ़ाएगा, पल्स रेट भी बढ़ाएगा, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। ये मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये सारे काम है इसका। अब आ जाइए कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन तब सिक्रीट होता है जब ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाए। ये सेक्रीटेड व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज्ड, जब बढ़ जाए। अगर नॉर्मल है तो नहीं, बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए तब ये क्या करेगा, ये ब्लड कैल्शियम को ट्रांसफर करता है बोन तक, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करके बराबर करता है। अब यहां ऑप्शन समझिए,
कह रहा है इफ थायराइड ग्लैंड इज सर्जिकली रिमूव्ड व्हिच ऑफ दीज विल नॉट अकर, लो मेटाबॉलिज्म, तो लो मेटाबॉलिज्म तो हो ही जाएगा। अगर ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और थायराइड कहीं निकाल देंगे, थायरॉक्सिन नहीं सिक्रीट होगा तो मेटाबॉलिक रेट लो हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब लो कैल्शियम लेवल कहाँ होगा, ये तो खुद सिक्रीट होता है ब्लड कैल्शियम हाई हो जाने पर, और उसको कम करके बैलेंस करता है। अब निकाल देंगे तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, यानी यही बात तो नहीं होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, लो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 154, इमैच्योर लिम्फोसाइट, ठीक है, इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, यानी खास मैच्योर हो जाए, समझ लीजिए एंटीजन सेंसिटिव होने का मतलब है लिम्फोसाइट का मैच्योर होना। तो लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन दो जगह होता है, लिम्फोइड टिश्यूज जिसमें प्रॉपर एक कॉमन लिम्फोइड टिश्यू थाइमस है जो कि बच्चों में प्रोमिनेंट होता है, इससे थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराता है। दूसरा बोन मैरो में भी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होता है, वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में डिफरेंशिएट होता है उसे बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों हो जाएगा। 155 सेसाइल एनिमल, सेसाइल का मतलब समझ रही बॉटम में रहने वाला, नॉर्मली जो बॉटम में रहने वाला एनिमल है उसका सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होता है। सेसाइल का मतलब ही होता है जो बॉटम से चिपका हुआ रहता है, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता। 156 जीन थेरेपी इज रिलेटेड टू सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में, यानी इम्यून सिस्टम के थेरेपी में आता है ये, SCID में जीन थेरेपी करते हैं। कैरियोटाइपिंग इज डन इन, कैरियोटाइपिंग में हम लोग क्रोमोजोम देखते हैं और क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल होता है मेटाफेजिक स्टेज में, इसलिए कैरियोटाइपिंग मेटाफेजिक स्टेज में करते हैं। 158 इन DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है, जिससे हम लोग वो VNTRS को अलग अलग करते हैं। लीनियस यूज्ड बाइनोमियल सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 159। लीनियस यूज्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट, और प्लांट के लिए उसने लिखा था बाइनोमियल सिस्टम इस्तेमाल किया था स्पेसीज प्लांटेरम में, और एनिमल का बाइनोमियल सिस्टम से नोमेनक्लेचर किया था सिस्टेमा नेचुरी में। 160 द वॉल ऑफ इंडोस्टियम इन बोन इज लाइंड विथ, इंडोस्टियम देखिए बोन का बाहर का ये लेयर पेरियोस्टियम, यहाँ भी ऑस्टियोब्लास्ट होता है, और इंडोस्टियम यहाँ भी लाइन ऑस्टियोब्लास्ट होता है, इसके अंदर बोन मैरो सेल है। और इसी में से कोई कोई जब डिस्ट्रॉइंग फंक्शन करने लगता है तो उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट सेल ऑस्टियोब्लास्ट से डिराइव होता है, इसलिए जो मूल सेल है जो ओरिजिनल है वो ऑस्टियोब्लास्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 161 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट उसको कहते हैं जो हमारे बॉडी में एक मेन रिएक्शंस का प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और ये इसमें कौन है, देखिए लिसाइथिन, ये लिपिड है जो हमें बाहर से खाते हैं उससे प्राप्त होता है, ये प्राइमरी डाइजेशन से प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारे फूड हैबिट में फूड मटेरियल में शामिल है, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है। लेकिन ये जो सेकेंड ऑप्शन में है विनब्लास्टिन, ये हमारे अंदर बनने वाले मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। 162 इफ बॉडी ऑफ फ्रॉग इज पार्शियली मर्ज्ड इन वाटर, पार्शियली आप पानी में डाल रहे हैं, मोड ऑफ रेस्पिरेशन विल बी, ध्यान रखिएगा फ्रॉग जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में रहता है तो सिर्फ उसमें स्किन से रेस्पिरेशन होता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में ओनली स्किन से, जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फ्रॉग जब पानी में रहता है नॉर्मल कंडीशन में तो उस समय उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए स्किन से जितना ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है उससे काम नहीं चलता, तो स्किन से तो होता ही रहता है, कुछ बक्कोफेरिन से भी होने लगता है,
तो नॉर्मल कंडीशन में जब फ्रॉग पानी में होता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होने लगा और बक्कोफेरेंजियल भी। अब नॉर्मल कंडीशन में अगर उसने जंप लगा दिया तो फिर बक्कोफेरेंजियल नहीं होकर पल्मोनरी शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से बक्कोफेरेंज से एयर चला जाता है लंग्स में और वहाँ से डिफ्यूजन होने लगता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कैसा रेस्पिरेशन करेगा, तो क्यूटेनियस भी कर सकता है, बक्कोफेरेंजियल भी कर सकता है, पल्मोनरी भी कर सकता है, यानी ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट गिल्स रेस्पिरेशन। गिल्स रेस्पिरेशन को बोलते हैं टेंडियल रेस्पिरेशन। टेंडियल ये होता तो है फ्रॉग में, लेकिन उसके लार्वा में होता है, जिसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। ये होता है इन टैडपोल। टैडपोल लार्वा जब लार्वा स्टेज तक रहेगा तभी उसमें टेंडियल रेस्पिरेशन ये गिल्स से होता है। एडल्ट हो जाने के बाद गिल्स खत्म हो जाते हैं फ्रॉग में। अब आइए क्वेश्चन नंबर हो गया 163। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज ऑन आउटर एंड इनर साइड ऑफ एक्सॉन मेम्ब्रेन आर रिवर्स ड्यू टू। देखिए, रेस्टिंग पोटेंशियल में नॉर्मल कंडीशन में जब कोई इंपल्स नहीं रहता है तो उस समय बाहर में पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर में पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है कि बाहर में सोडियम आयन अंदर से 10 गुना ज़्यादा होता है और जितना पॉजिटिव आयन्स बाहर में होता है उससे कम निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं। अंदर में पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है, बाहर से 25 गुना ज़्यादा, लेकिन अंदर में निगेटिव चार्ज होता है। और ये अंदर में निगेटिव चार्ज इसलिए होता है कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज्ड आयन्स है उससे ज़्यादा निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होता है अंदर में। हालांकि पोटेशियम आयन की बात करेंगे तो ये बाहर से 25 गुना ज़्यादा होता है। पर इस समय ये पोटेंशियल नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रहता है। अंदर से 3 सोडियम बाहर जाता है, उसके बदले बाहर से 2 पोटेशियम अंदर आता रहता है। इस समय इस मेम्ब्रेन में सोडियम आयन के लिए लगभग इम्परमिएबिलिटी है, बहुत लेस परमिएबिलिटी है कि सोडियम आयन बाहर से अंदर आए, लेकिन अंदर से पोटेशियम आयन जा सकता है बाहर आराम से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। यानी रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन में सोडियम के लिए बहुत लिस्ट परमिएबिलिटी होता है, पोटेशियम के लिए ज़्यादा। जैसे ही इसमें इंपल्स ये रिसीव करता है, इसका मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल हो जाता है सोडियम आयन के लिए और इम्परमिएबल हो जाता है पोटेशियम आयन के लिए। नतीजा होता है तेजी से सोडियम आयन बाहर से बहुत तेजी से अंदर आने लगता है। जब बाहर से बहुत तेजी से सोडियम आयन अंदर आने लगेगा तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इस रेस्टिंग स्टेज में -60 टू -90 होता है, वो घटने लगता है। -50 हो जाएगा, -40, -30, -20, -10, ऐसे होते होते एक समय ऐसा आएगा कि बाहर और अंदर दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर, यानी 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ऐसा होने को डीपोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर सोडियम आयन बाहर से अंदर आता ही रहा तो क्या होगा, अंदर में पॉजिटिव चार्ज और बाहर में निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी ये रिवर्स पोलराइजेशन का स्टेज, इसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और इनफैक्ट यही स्टेज इंपल्स है, एक्शन पोटेंशियल है। तो आपसे पूछा गया कि ये एक्शन पोटेंशियल की स्थिति क्यों आ जाती है, क्यों इस कंडीशन में नॉर्मल से रिवर्स पोलराइजेशन हो जाता है। ये ऐसा इसलिए हुआ कि 0 पोटेंशियल डिफरेंस के बाद भी सोडियम आयन बाहर से अंदर ही आता रहा, यानी ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। और ये हुआ क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन जो पहले सोडियम के लिए इम्परमिएबल था और पोटेशियम के लिए परमिएबल, वो इंपल्स को यानी स्टिमुलस को रिसीव करके सोडियम के लिए हाईली परमिएबल हो गया है, पोटेशियम के लिए इम्परमिएबल हो गया है। तो इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर पहला एक्सक्रीशन ऑफ ऑल पोटेशियम आयन, ये गलत हो गया। मोर पोटेशियम आयन इंटर द एक्सॉन, इंटर द एक्सॉन, इंटर तो कर रहा है सोडियम आयन, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है मोर सोडियम आयन इंटर द एक्सॉन देन पोटेशियम आयन्स हैव लीव द सेम, ये ज्यादा सही है। 164 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, द CNS इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। यहाँ गलत ढूंढना है। CNS इज द साइट, CNS मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, तभी तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये तो सही बात है। बी कह रहा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स टू द CNS टू इनवोलंटरी ऑर्गन, ये गलत कह रहा है। देखिए अगर हम नर्वस सिस्टम को बात करें, नर्वस सिस्टम को बेसिकली आप दो में बांट दीजिए, एक CNS और दूसरा PNS। PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS में दो है, एक SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैट रिले, ये रिले करता है इम्पल्स टू द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल यानी वॉलंटरी है, स्केलेटल मसल्स का मतलब वॉलंटरी मसल्स। और दूसरा है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक आता है। ये रिले करता है इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द इनवोलंटरी मसल होता है हमारा, खास तौर पर स्मूथ मसल। ऐसे तो कार्डियक मसल भी इनवोलंटरी है। स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स सो इसमें बी स्टेटमेंट में कह रहा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द इनवोलंटरी, जबकि होना चाहिए वोलंटरी। सी कह रहा है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल मसल। ऑटोनोमिक, ये स्केलेटल मसल, यहाँ होना चाहिए स्मूथ मसल, ये भी गलत हो गया। द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। बिल्कुल इसी में आता है, इसी में है एक सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। जबकि इस वाले में SNS में दो तरह के नर्व आते हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और ये CNS में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें गलत ढूंढना है। ये डी वाला यानी लास्ट में जो हमने पढ़ा है स्टेटमेंट, द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्व, ये तो सही ही हो गया। और पहला ऑप्शन जो पढ़ा था द CNS इज साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये भी सही है। तो इसमें बी और सी जो 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट हमने पढ़ा वो गलत है, यानी इसके हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 165 आइए, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू हार्ट इंक्रीजेज। ध्यान रखिएगा, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों का एक्शन एंटागोनिस्टिक होता है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम तब काम करता है जब इमरजेंसी का हालात होता है। इमरजेंसी का हालात में क्या हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइनल जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रीशन है वो रुक जाएगा, पेरिस्टाल्सिस रुक जाएगा, सलाइवा का सेक्रीशन रुक जाएगा, इसलिए मुंह सूखने लगता है, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है। ये सब सिंपैथेटिक का इफेक्ट है, पसीना निकलने लगता है। पारासिम्पैथेटिक में ठीक इसका उल्टा इफेक्ट होता है। तो आइए अब देखिए ऑप्शन पर बात करते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन टू हार्ट इंक्रीजेज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कहते हैं जितना अमाउंट हार्ट हमारा 1 मिनट में पंप करता है ब्लड का, उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जब हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये तो सही है, हार्ट बीट रेट है, ये रेट ऑफ हार्ट बीट ये भी बढ़ गया। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ये भी बढ़ गया, यानी इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज।
166 ये पहले भी इसी में बात हो रखी है। वोमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। 167 टी वेव्स ऑब्जर्व्ड इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स। टी वेव्स देखिए ईसीजी में ये पहला वेव है पी वेव जो ऑरिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से क्यू शुरू होता है, क्यू से आर और आर से एस, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। और ये टी वेव है, ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन हो गया ये, कहाँ गया, कितना नंबर था? 167 यानी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिया हुआ है बी में, ये गलत। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, यानी डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कौन किया? क्यू आर एस। ऑरिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया पी, और ये टी रिप्रेजेंट किया रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, दैट इज रिपोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 168 यूरिया साइकिल रिमूव्स 2 वेस्टेज फ्रॉम ब्लड इन द लीवर, दे आर। अच्छा, यूरिया साइकिल से, ये यूरिया फॉर्मेशन साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। अब इस ऑर्निथिन साइकिल में लीवर जो है वो कह रहा है क्या क्या ब्लड में एक्सक्रीट कर देता है। लीवर ब्लड में, लीवर इंटेस्टीन में एक्सक्रीट करता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, लेकिन लीवर ब्लड में रिलीज क्या क्या कर देता है? देखिए यूरिया फॉर्मेशन साइकिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये दोनों लीवर में कंबाइन होते हैं, बनते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट, कार्बामोइल फॉस्फेट, क्योंकि इसके साथ जुड़ जाता है H3PO4, मतलब ATP इसका सोर्स है। अब ये लीवर में ऑर्निथिन एमिनो एसिड है। ऑर्निथिन जब इससे कंबाइन होता है तो ये बन जाता है साइट्रलिन, साइट्रलिन एमिनो एसिड, और यहां से निकलता है पानी। अब साइट्रलिन को फिर अमोनिया देता है, यहां पर फिक्स है, सेकेंड जगह पर अमोनिया देने वाला अस्पार्टिक एसिड है। अस्पार्टिक एसिड का डीएमिनेशन होगा तो इससे कीटो एसिड अलग होगा, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और इसका अमोनिया ये मिलेगा तो अब बनेगा यहां आर्जिनो सक्सिनिक एसिड। आर्जिनो सक्सिनिक एसिड टूटता है फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनाइन में। आर्जिनाइन पर आर्जिनेज एंजाइम का एक्शन होता है, हालांकि इसके लिए पानी चाहिए तो पानी ऐड होता है, काम करता है आर्जिनेज, और फिर से इसको तोड़ देता है यूरिया और ऑर्निथिन में। ऑर्निथिन इसी साइकिल में लीवर में चलता ही रहता है, और ये यूरिया बन बन के ब्लड में आता रहता है, जहाँ से किडनी उसे फिल्टर करता है। तो देखिए लीवर ने निकाला क्या, ये CO2 और अमोनिया, किस फॉर्म में रिलीज किया? यूरिया के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 169 ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन वन एमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व, डिक्रीज इन ओ बैंड। ओ बैंड तो मसल फाइबर में, मायोफाइब्रिल में होता ही नहीं है, इसलिए यही सही है। 170 जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड कैविटी। फ्लूइड फील्ड कैविटी सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो उस कैविटी को बोलेंगे सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल जॉइंट हो गया ये। 171 थिकनिंग ऑफ कोरोइड लेयर in anterior 1/3 part give rise to the cornea। anterior मतलब आगे का, ये आगे का जो थिकनिंग है, कह रहा है कि थिकनिंग ऑफ कोरोइड लेयर, कोरोइड मतलब कॉर्निया के नीचे वाला लेयर, उसका कॉर्निया के ठीक पीछे जो थिकनिंग है उसे सिलियरी बॉडी कहते हैं, जिससे सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू लेंस होल्ड होता है। 172 कह रहा है सेलुलर कंपोनेंट इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स।
यानी सेलुलर इम्यूनिटी की बात कर रहा है। ये पहला ऑप्शन में कर रहा है PMNL, मतलब होता है पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल कहते हैं न्यूट्रोफिल्स को, और न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक नेचर का होता है, बाहर से आने वाले फॉरेन इन्वेडर को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करता है। ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला हमारा WBC है। तो जाहिर सी बात है जब फैगोसाइटिक नेचर का होता है तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का हिस्सा हुआ। मोनोसाइट का भी नेचर फैगोसाइटिक होता है, यानी ये भी है। दूसरा है NK सेल, नेचुरल किलर सेल, नाम ही है नेचुरल किलर सेल। ये दो तरह से बैक्टीरिया यानी फॉरेन इन्वेडर को उसको डिस्ट्रॉय करता है। एक को कहते हैं एपोप्टोसिस और दूसरा को कहते हैं साइटोलाइसिस। तो ये भी है। मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज भी इंगल्फिंग सेल्स को ही कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 173 बैरियर्स मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एम्स। बैरियर लगाने का मतलब होता है, ये बैरियर है मतलब फिजिकल बैरियर है, यानी कंट्रासेप्शन का ये फिजिकल बैरियर क्या कर गया, फिर एग और स्पर्म को फिजिकली मीट होने नहीं देगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होते। 174 ये जो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें DNA का ये डायग्राम दिखाया हुआ है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल है। अब ये दिखाया हुआ है और इसमें नया बन रहा है और इसमें भी नया बन रहा है। ये किस चीज़ का डायग्राम है कह रहा है, ये शो करता है DNA डबल स्टैंडर्ड हेलिकल होता है और उसका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, यानी हर नए बने DNA में जब ये नया बनेगा तो इसका एक स्टैंड ये नया होगा और एक पुराना ही होगा। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन। 175 द हाइपोथैलेमस does not furnish release of inhibition factor for one amongst the following hormone। देखिए MSH, हाइपोथैलेमस से MSH रिलीजिंग हार्मोन यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज होता है और MSH इनहिबिटरी हार्मोन भी। तो इसका तो दोनों रिलीजिंग भी फैक्टर आया है और इनहिबिटरी भी आया है। ACTH का रिलीजिंग हार्मोन तो सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, इनहिबिटरी नहीं होता है, यानी यही आंसर है। बाकी देखिए सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज होता है और सोमैटोस्टेसिन भी हाइपोथैलेमस से आता है जो ग्रोथ हार्मोन को इफेक्ट को रोकता है, यानी ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को रोकता है। प्रोलैक्टिन मतलब मैमोट्रोफिन हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन कराने वाला हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से आता है और उसको रोकने वाला भी आता है। एक ACTH है जिसका रिलीजिंग हार्मोन तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है पर उसका इनहिबिटरी हार्मोन वहां से रिलीज नहीं होता। ऐसा ही TSH के साथ भी होता है। TSH रिलीजिंग हार्मोन तो आता है हाइपोथैलेमस से पर TSH इनहिबिटरी हार्मोन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 176 फाइंड ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री एनिमल। फ्रॉग, अब फ्रॉग इंडस्ट्री एनिमल में नहीं आता। 177 ये मैच कराना पड़ेगा। देखिए कह रहा है व्हाट इज एमिनो एसिड सीक्वेंस इनकोडेड बाय द बेस सीक्वेंस UCA। UCA ये सेरीन को रिकॉग्नाइज करता है। अब इस दो ऑप्शन में ये तो पहले ही देखने से मिल गया, क्योंकि सेरीन पहला ऑप्शन सेरीन होना चाहिए, वो है नहीं और किसी में, ठीक है ना। ऐसे सवाल ऐसे ही बन जाते हैं, कम टाइम लगा के अगर देख लेंगे तो एक ही दो ऑप्शन छांट लेते हैं बाकी में से तो सही आंसर निकल जाता है, टाइम भी कम लगता है। 178 ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड। लेफ्ट एंड इधर लीजिए, ये फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये R ग्रुप में वैरी करता है अलग अलग एमिनो एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका इधर एमिनो ग्रुप। और दो एमिनो एसिड अगर ऐसे जुड़ेगा तो देखिए फिर ऐसे ये जुड़ा हुआ है, दूसरा एमिनो एसिड है। अब इसका जो फर्स्ट है ये सेकेंड है, इधर से इधर लेते हैं, ये लेफ्ट है या राइट साइड। इसका ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ऐसे, पहले वाले के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे के एमिनो ग्रुप के बीच यही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और यहाँ से H2O रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द
Protein is imagined as a line. The left end is represented by first amino acid and the right end is represented by last amino acid. The first and last amino acid are called as. अब फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट का कौन सा टर्मिनल हो गया, देखिए फर्स्ट टर्मिनल ये एन टर्मिनल, और लास्ट कोई भी होगा उसका, ये लास्ट कौन सा टर्मिनल होगा, लास्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यानी 6, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल हो गया और ये सी टर्मिनल। आप इसके आगे भी ले जाइएगा तब भी वही होगा। अगर ये इसके आगे अगला एमिनो एसिड जुड़ेगा तब भी यही होगा। ये देखिए ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट में एन और राइट में सी। 179 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स हैविंग, जीनोटाइप है कैपिटल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो हमें इसका टाइप्स ऑफ गैमेट बताना है। अब इसमें देखना है हमारे को कि कंट्रास्टिंग जीन पेयर कितना है, ये है और ये है, यानी 3 है। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू, हम लोग सभी जानते हैं 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन पेयर। कंट्रास्टिंग मतलब हेट्रोजाइगस, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 to the power 3, क्योंकि n का वैल्यू है यहाँ पर 3, 1 2 3, ये तो होमोजाइगस है तो ये तो रहे, इसको अलग कर दिए 2 to the power 3 यानी हो गया 8 टाइप्स। हम चाहे तो चेक करके भी बना सकते हैं, ये बनाकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं जा रहा है कौन कौन बन रहा है, पूछा जा रहा है कितने टाइप्स का बनेगा। 180 ट्राइटिकल इज ऑब्टेन बाय, ट्राइटिकल पहला सीरियल क्रॉप है जिसको बनाया गया था, ट्राइटिकम ड्यूरम व्हीट है, ड्यूरम व्हीट ये 2n होता है, और इसको स्केल सीरियल ये ट्राइटिकम ड्यूरम 4n होता है, ध्यान रखिएगा, और ये स्केल सीरियल 2n होता है। ये राई को कहते हैं और ये ड्यूरम व्हीट है। इसका जीनोम है AABB और इसका जीनोम है CC। हालांकि इनमें 4n इक्वल टू, देखिए 4n इक्वल टू 28 है और यहाँ 2n इक्वल टू 14 है। बेस नंबर ऑफ क्रोमोजोम n नंबर ऑफ क्रोमोजोम को कहते हैं, तो बेस नंबर क्रोमोजोम दोनों में 7 है। अब इसी दोनों का क्रॉस कराया गया तो ये जीनोम आया इधर से A और B और इधर से आया ये C, यही 3n हो गया 3n। अब ये स्टेराइल है, इसको अगर कॉल्चीप्लॉइडी कराया गया, कॉल्चीप्लॉइडी, तो ये हो जाएगा AA, यानी कॉल्चिसिन क्या करता है, डबलिंग कर देता है क्रोमोसोम सेट को, तो AABBCC। अब ये फर्टाइल हो जाएगा और कैसा हो जाएगा ये हेक्साप्लॉइड 6n मतलब 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 छक 42 42। क्या हो गया ये हेक्साप्लॉइड। हम सभी जानते हैं जब क्रोमोसोम पेयर में आ गया तो ये फर्टाइल हो जाएगा और इसी का नाम है ट्राइटिकेल। नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ट्राइटिकम और स्केल दोनों का क्रॉस है ये ट्राइटिकेल। सो ट्राइटिकेल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट, और वो ध्यान रहे कौन सा व्हीट था, ड्यूरम व्हीट, क्योंकि मॉडर्न ब्रेड व्हीट जो हम लोग खाते हैं वो भी हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है, पर वो ट्राइटिकम एस्टिवम होता है, उसका जीनोम होता है AABBDD। और ध्यान रखिएगा गेहूं का जो अपना बेस जीनोम है वो AA है, बाकी BB और DD जीनोम उसको एजीलोप से मिला हुआ है, यानी ये डोनेटेड जीनोम है। सो ये रहा आपके 180 का आंसर, राई मतलब स्केल सीरियल।